नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। लंबे इंतजार के बाद नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने अपनी पारंपरिक सीटों रायबरेली और अमेठी से अपने प्रत्याशियों की सुबह-सुबह घोषणा की और उनका नामांकन करवाया। रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन किया और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा ने। तो ल टिकट घोषित करने में इतना टाइम कांग्रेस ने क्यों लिया और रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को टिकट क्यों दिया गया और अब कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी का चुनाव कैसा है और कांग्रेस की क्या रणनीति रही है इन सब चीज़ों के पीछे, आज के वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे। तो अगर बात की जाए तो टिकट घोषित करने में कांग्रेस ने इतना समय क्यों लिया, तो दरअसल सोनिया गांधी 2004 से लेकर 2024 तक रायबरेली की सांसद अभी तक वो रही हैं और ठीक चुनाव के पहले वो राज्यसभा चली गई, तो उसके बाद ये चर्चा हुई कि इस बार चुनाव कौन लड़ेगा। तो पिछले जो रिज़्यूम था 2019 से 2024 का, तो सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रहीं, लेकिन इस 5 सालों में सोनिया गांधी का रायबरेली का दौरा बहुत कम हुआ, जिसको लेकर के जनता में थोड़ी-सी मायूसी थी, निराशा थी या ये कहें नाराज़गी थी। और उस जनता की नाराज़गी से ज़्यादा बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया कि सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, वो नहीं आती हैं। अगर ये टिकट 1 महीने पहले घोषित होता, किसी बड़े नेता का होता या किसी का भी होता, तो बीजेपी को इतना टाइम मिलता कि इस मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच जाती कि सोनिया गांधी सांसद रही हैं और वो यहाँ नहीं आई हैं। तो कांग्रेस को कहीं न कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसलिए टिकट को इतने देर तक होल्ड रखा और अंतिम दिन में उसकी घोषणा की गई। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ-साथ कांग्रेस ने अ, बिना कुछ किए हुए एक ठीक-ठाक प्रचार अमेठी और रायबरेली में कर लिया टिकट होल्ड करके। टिकट होल्ड होने के कारण इसको लेकर चर्चा हुई। आम आदमी के घर से लेकर के सड़क, चौराहे, पान की दुकानों, चाय की दुकानों पे चर्चा होने लगी कि आखिर रायबरेली से इस बार चुनाव कौन लड़ेगा। तो ये एक कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था। एक तो जो थोड़ी बहुत नाराज़गी थी जनता में कि सोनिया गांधी नहीं आती हैं, उसको दूर करना। दूसरा बिना कुछ किए अपना प्रचार जनता के बीच ले जा पाना। और इतना ज़्यादा प्रचार हुआ कि अंत समय तक तो रायबरेली की जनता तो ये कहने लगी थी कि अरे कोई नाराज़गी नहीं है, कम से कम टिकट गांधी परिवार से ही किसी को मिले, गांधी परिवार ही रायबरेली का रिप्रेज़ेंटेशन करे। तो ये था रीज़न सबसे बड़ा कि टिकट क्यों देर से घोषित किया गया। अब एक बड़ा सवाल है लोगों के ज़हन में कि रायबरेली से राहुल गांधी को और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को टिकट क्यों दिया गया। तो 2004 से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तक सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रहीं और गांधी परिवार का इस 20 सालों में रायबरेली से एक मजबूत रिश्ता जुड़ा और जब सोनिया गांधी इस चुनाव से पहले राज्यसभा गई तो उन्होंने रायबरेली की जनता को आभार व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा और उसमें कहीं न कहीं हिडन मैसेज था रायबरेली की जनता के लिए कि आने वाले चुनाव में भी उनके परिवार का ही कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। तो लोगों में ये कयास लगने लगे कि इस बार शायद रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और प्रियंका गांधी के नाम को लेकर के मीडिया में और आम आदमियों में चर्चा तेज हुई। लेकिन जब टिकट घोषित करने में समय लगने लगा, टिकट नहीं घोषित हुआ, तो और कई नामों की भी चर्चा हुई जिसमें वरुण गांधी के नाम की चर्चा रही। वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो ये हुआ कि वरुण गांधी भी कांग्रेस में आ सकते हो, तो वो रायबरेली या अमेठी में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की भी चर्चा हुई कि वो भी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। रायबरेली से एक पूर्व विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा हुई कि उन्हें भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन अंततः नामांकन के ठीक पहले राहुल गांधी के नाम की घोषणा होती है रायबरेली से और किशोरीलाल शर्मा की घोषणा होती है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो अब राहुल गांधी रायबरेली से हैं और किशोरीलाल शर्मा अमेठी से हैं। तो इसके पीछे जो कांग्रेस की रणनीति मुझे समझ में आती है, पहला तो ये है कि कांग्रेस कतई नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़े, चूँकि आज पूरे देश में राहुल गांधी का कद, उनका स्टेटस और उनकी लोकप्रियता मोदी से ज़्यादा नहीं है तो मोदी से कम भी नहीं है। तो जब हम अपोज़िशन के टॉपेस्ट लीडर के बराबर अपनी हैसियत को हम ले आए हैं, तो हम उसके सेकंड लाइनर या थर्ड लाइनर के लीडर के आगे चुनाव लड़के अपने आप को हम हल्का क्यों करें?
तो कांग्रेस ने इसी रणनीति के हिसाब से, इसी रणनीति को समझते हुए राहुल गांधी को अमेठी में नहीं उतारा, अमेठी से उनको प्रत्याशी नहीं बनाया। दूसरा ये है कि रायबरेली सीट को वो अपने साथ रखना चाहते थे, जो जुड़ाव है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ जाएं। और किशोरी लाल शर्मा को अमेठी इसलिए भेजा गया है कि किशोरी लाल शर्मा पुराने कांग्रेसी हैं और गांधी परिवार के बहुत विश्वसनीय हैं, और कहीं न कहीं गांधी परिवार के जो निजी काम होते हैं उनको वो बहुत विश्वसनीयता के साथ पूरा करते हैं, बड़े विश्वसनीय हैं, उनके खास आदमी हैं। इसीलिए उनको अमेठी से उतारा गया है और ये मैसेज दिया गया है कि स्मृति ईरानी हमारे लिए इतनी बड़ी लीडर नहीं है कि हम उनके लिए कोई ऐसा बड़ा चेहरा लाएँ या गांधी परिवार का कोई चुनाव लड़ने के लिए आए। तो कहीं न कहीं ये एक पॉलिटिक्स से ह्यूमिलिएट करने के लिए कि हम हमारे लिए आप इतनी बड़ी नेता नहीं हैं, आप भले ही हमारे खिलाफ कुछ भी बोलिए, गांधी परिवार के खिलाफ बोलिए, राहुल के खिलाफ बोलिए, प्रियंका के खिलाफ, लेकिन हम आपको इतना बड़ा नेता नहीं मानते हैं। एक चुनाव भले ही राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ हार गए, लेकिन उस चूक को कहीं न कहीं सुधारने की मंशा से कांग्रेस ने राहुल गांधी को या गांधी परिवार को स्मृति ईरानी के खिलाफ टिकट देने के बजाय किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। अब यहाँ लोगों के ज़हन में एक सवाल और है कि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ी? प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा हुई और ये कहा गया कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर उनका नाम नहीं आया। तो आखिर प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? तो मेरी समझ ये कहती है कि प्रियंका गांधी या गांधी परिवार ये चाहता है कि राहुल गांधी फ्रंट सीट पर रहे। अगर प्रियंका गांधी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आती हैं, चुनावी राजनीति में आती हैं और वो भी चुनाव जीत करके, तो कहीं न कहीं देश के सामने या ऐसे पब्लिक जो एंटी बीजेपी है, जो बीजेपी को नहीं पसंद करती, उसके सामने 2 लीडर्स का ऑप्शन आएगा एक ही पार्टी में कि प्रियंका गांधी बेहतर है या राहुल गांधी बेहतर है। तो उस तुलनात्मक माहौल से बचने के लिए प्रियंका गांधी ने अपने आप को पीछे रखा है। वो अभी ये नहीं चाहती हैं कि उनके और उनके भाई के बीच में तुलना हो, कोई किसी प्रकार की पॉलिटिकल राइवलरी हो। एक चीज़, दूसरा है कि प्रियंका गांधी संगठन को बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, संगठन को मजबूत करने में वो लगी हुई हैं। तो वो चाहती हैं कि इस चुनाव में वो रणनीतिकार के रूप में काम करें, और अभी राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, पूरा देश घूमा है, तो वो फ्रंट सीट पर है। जनता उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है, उनको नेता मान चुकी है, तो कोई और ऑप्शन उनके सामने ना आए। अगर बात की जाए कि रायबरेली और अमेठी में इस बार कांग्रेस के लिए चुनाव कैसा रहेगा, कांग्रेस के सामने कितनी चुनौतियां हैं, तो सबसे पहले अमेठी की बात करते हैं। अमेठी को ये लग रहा था कि गांधी परिवार वहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन अंत में गांधी परिवार ने अपने एक अत्यंत करीबी और उनके खास विश्वसनीय व्यक्ति किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा। तो अब अमेठी का चुनाव बहुत रोचक हो गया है और सारा प्रेशर और सारी चुनौतियां बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के सामने है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था और इस बार उन्हें कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता और गांधी परिवार के खास व्यक्ति से चुनाव लड़ना है और उससे जीत करके दिखाना है। तो कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी थी कि किसी तरह से इस चुनाव में ऐसा किया जाए जिससे कि स्मृति ईरानी के ऊपर प्रेशर होगा। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते तो सारा प्रेशर जो है वो राहुल गांधी के ऊपर होता है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा दांव खेला कि अब सारी चुनौती और सारा दबाव स्मृति ईरानी के ऊपर है। और चूंकि लोगों को भले लग रहा हो कि किशोरी लाल शर्मा एक हल्के प्रत्याशी साबित होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। किशोरी लाल शर्मा लगभग 20 सालों से रायबरेली और अमेठी में काम कर रहे हैं, वहाँ की जनता से जुड़े हुए हैं, गांव-गांव में उनके लोग हैं और मैनेजमेंट के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो स्मृति ईरानी को चुनाव में अगर हरा देते हैं तो मेरे लिए बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है कि स्मृति ईरानी को लेकर के अमेठी में इस बार काफ़ी नाराज़गी है, विरोध है। उसके साथ-साथ पिछली बार जिस तरह से अमेठी ने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था, तो कहीं न कहीं अमेठी की जनता में इस बात की टीस है, इस बात की कसक है कि उसने गांधी परिवार को खो दिया है। तो उस कमी की भरपाई करने के लिए इस बार अमेठी की जनता
अधिकांश लोग वहाँ के जो हैं वो कांग्रेस के साथ सिर्फ इसलिए खड़े होंगे, कांग्रेस को इसलिए वोट करेंगे कि अगर हम इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता देते हैं तो शायद अगले चुनाव में गांधी परिवार से कोई व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो अगर इन सारी चीज़ों का ओवरऑल आकलन किया जाए तो देखेंगे कि आप ये चुनाव जो है वो कहीं भी कोई कम नहीं है, ये नेक टू नेक फाइट का चुनाव है। और अगर राजनीतिक जानकारों की बात की से बात की जाए, उनकी समझ से बात की जाए तो किशोरी लाल शर्मा को एज है वो इस चुनाव में स्मृति ईरानी से थोड़ा बेहतर स्थिति में आज की तारीख में है। अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में पिछली बार दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस बार भी दिनेश प्रताप सिंह को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार 3,68,000 वोट पा करके एक अच्छा प्रदर्शन किया था उस चुनाव में। और दिनेश प्रताप सिंह अकेले प्रत्याशी हैं जो 2004 से लेकर लगातार कांग्रेस की सोनिया गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले बीजेपी या अपोजिशन के प्रत्याशी रहे हैं। इस बार भी दिनेश प्रताप सिंह को ही बीजेपी ने टिकट दिया है और दिनेश प्रताप सिंह इस समय एमएलसी हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के पास इस समय जिला पंचायत भी है जो कि दिनेश प्रताप सिंह की ही निगरानी में है। तो इस तरह से दिनेश प्रताप सिंह का गांव-गांव में नेटवर्क है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि दिनेश प्रताप सिंह कहीं से राहुल गांधी पर भारी साबित होते दिख रहे हैं तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। दिनेश प्रताप सिंह अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में राहुल गांधी से ज़्यादा दिनेश प्रताप सिंह के ऊपर प्रेशर होगा। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 3,68,000 वोट दिनेश प्रताप सिंह पाए थे, इस बार क्या उस आंकड़े को वो छू पाते हैं या नहीं, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, पिछली बार का जो चुनाव था वो मोदी के चेहरे पे था और राष्ट्रवाद पर था। इस बार ना मोदी फैक्टर चल रहा, ना मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है, ना राष्ट्रवाद जैसा कोई भाव है। इस बार जो मुद्दे हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ओपीएस हो, अग्निवीर हो, छुट्टा जानवर हो। तो ऐसी कंडीशन में दिनेश प्रताप सिंह पिछड़े आंकड़े को कैसे छुएंगे, एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। हाँ, कांग्रेस को इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसको अपने मैनेजमेंट, अपने स्ट्रेटजी के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए और कांग्रेस को इस चुनाव में सबसे बड़ी जो काम करने की ज़रूरत, सबसे बड़ा जो काम करने की ज़रूरत है, वो ये है कि वो उसका समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है। वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को मजबूती से पकड़े, उनको सम्मान दे और समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो नेटवर्क है, जो ग्राउंड लेवल पर है, उसका वो सही ढंग से यूटिलाइजेशन करें। तो ऐसे में फिर राहुल गांधी की जीत कई लाखों में हो अगर तो मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस को इस चुनाव को बड़ी लीड से जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों का भरपूर साथ लेना होगा। केवल ये नहीं कि अखिलेश यादव आकर रैली कर जाएंगे या अखिलेश और राहुल का गठबंधन है इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ हो जाएगी। उससे तो फिर बीजेपी को थोड़ा सा मदद मिलेगी। बीजेपी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मदद लेगी, उनको प्रलोभन देगी। तब कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मार्जिन को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब एक बात और है जो बीजेपी पहले दिन से नामांकन के दिन से चला रही कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड और रायबरेली। दोनों सीट जीतेंगे तो वो कौन सी सीट रखेंगे इसको लेकर बीजेपी के तमाम सारे समर्थकों ने नामांकन के दिन मीडिया में भी ये बात कही कि राहुल गांधी रायबरेली सीट छोड़ देंगे। बट मेरी जो राजनीतिक समझ कहती है कि राहुल गांधी उस सीट को रखेंगे जहां से वो भारी मार्जिन के साथ जीतेंगे। वायनाड में चुनाव हो गया है, अब रायबरेली की जनता को ये तय करना है कि राहुल गांधी को हम कितने वोट्स, कितनी मार्जिन से जिताएं ताकि वो हमारी सीट को रखें। एक बात। दूसरा है कि राहुल गांधी अगर इस सीट को छोड़ते भी हैं तो गांधी परिवार से ही कोई ना कोई इस सीट का रिप्रेजेंटेशन करेगा, ये लगभग तय है। शायद तब उपचुनाव हो और प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो ये था राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने और किशोरी लाल शर्मा के अमेठी से चुनाव लड़ने पर मेरा राजनीतिक विश्लेषण। मैंने जो बातें कही उनमें से आप किन किन बातों पर सहमत हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जिसमें आपको लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए, मैं गलत हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक विश्लेषण के साथ, किसी अन्य राजनीतिक विषय के साथ।
शुभकामनाएं। नमस्कार।